वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग से आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चमनपुरा शाहपुरा जयपुर आज आपके समक्ष एमकॉम प्रीवियस एवीएसटी के विषय लागत विश्लेषण एवं लागत नियंत्रण के एक अध्याय हस्तांतरण मूल्य निर्धारण ट्रांसफर प्राइसिंग पर चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम बात आती है कि भाई हस्तांतरण मूल्य क्या है, मूल्य निर्धारण ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है। तो जब एक संस्था द्वारा उत्तरदायित्व लेखांकन के में अलग अलग लाभ केंद्रों की स्थापना कर दी जाती है तो एक लाभ केंद्र द्वारा दूसरे लाभ केंद्र को वस्तु का हस्तांतरण लागत पर न करके पूर्व निर्धारित मूल्य पर किया जाता है। इसे ही हस्तांतरण मूल्य कहते हैं। इसको बहुत अच्छे से आप देखें, आप लोगों ने देखा होगा सेकेंड ईयर बीकॉम सेकेंड ईयर में आप लोगों ने प्रक्रिया लागत लेखांकन का अध्ययन किया था। तो प्रक्रिया लागत लेखांकन में एक प्रक्रिया के द्वारा माल दूसरी प्रक्रिया को, दूसरी प्रक्रिया के द्वारा तीसरी प्रक्रिया को, या एक संस्था के जो उत्पादन कार्य हैं वह अनेक विभागों में विभक्त हैं, उनको हम खंड का नाम दें, उनको हम विभाग का नाम दें, चाहे कुछ भी नाम दें। तो प्रश्न आता है कि यदि एक संस्था में इंटरनली एक विभाग से, एक इकाई से दूसरे विभाग को या दूसरी इकाई को यदि माल का अंतरण किया जाए तो वह माल का अंतरण किस मूल्य पर किया जाए, वह लागत मूल्य पर किया जाए या लागत में कुछ लाभ जोड़ के किसी अन्य मूल्य पर किया जाए। तो जिस मूल्य पर माल को अंतरित किया जाता है वह मूल्य ही यहाँ हस्तांतरण मूल्य कहलाता है, ट्रांसफर प्राइस कहलाता है। इससे अब क्यों जरूरी है, हस्तांतरण मूल्य का निर्धारण क्यों जरूरी है, तो बात आती है कि इससे लाभ की गणना पूरी संस्था के लिए करने के साथ साथ यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि प्रत्येक केंद्र द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया है। प्रत्येक केंद्र का मतलब है ए बी सी तीन अगर विभाग हैं तो ए का कितना लाभ है, बी का कितना लाभ है और सी का कितना लाभ है। और प्रबंधकों को यदि लाभ पर आधारित बोनस, वेतन, कमीशन की दिया जाना है तो फिर उनके वेतन, बोनस, कमीशन की गणना भी उनके विभाग के द्वारा अर्जित लाभों पर ही निर्भर करती है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि भाई प्रत्येक विभाग के लाभों का निर्धारण किया जाए, उसका ट्रांसफर प्राइसिंग तय की जाए, उसके लाभों का निर्धारण किया जाए। अब एक प्रश्न और आता है कि भाई क्या एक विभाग का माल, संपूर्ण माल दूसरे विभाग को जा सकता है। तो इसके संदर्भ में वो कहते हैं कि यदि विभिन्न विभागों की उत्पादन क्षमता असंतुलित हो तो यह संभव है कि दूसरी प्रक्रिया में माल की आवश्यकता पहली प्रक्रिया से उत्पन्न माल से अधिक हो या कम हो। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त आवश्यकता हेतु माल बाजार से खरीद लिया जाता है या शेष माल बाजार में बेच दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि पहली प्रक्रिया में ए विभाग में 100 इकाइयों का उत्पादन होता है तो दूसरी प्रक्रिया जो है, जो क्रेता विभाग है, अगर उसकी मांग 80 इकाइयों की ही है, अगर पहले विभाग की तुलना में हस्तांतरणकर्ता विभाग की तुलना में हस्तांतरण लेने वाला ग्रहीता विभाग जो है उसकी मांग यदि कम है तो ऐसी स्थिति में जो सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफर डिपार्टमेंट जो है, जो उसका आधिक्य है, वह उसको बाजार में बेच सकता है। और थोड़ा विपरीत स्थिति है कि ए विभाग की उत्पादन क्षमता 100 इकाइयों की और बी की डिमांड मान लीजिए अगर 150 इकाइयों की है तो ए से तो उसके पास केवल 100 इकाई ही आएंगी, तो उसकी आवश्यकता की जो शेष माल है, अतिरिक्त आवश्यकता है 50 इकाइयों की, उसकी पूर्ति जो है वह बाजार से क्रय करके किया जा सकता है, उसको पूरा किया जा सकता है। CIMA के आधिकारिक तकनीक के रूप में हस्तांतरण मूल्य को परिभाषित करते हुए कहा कि हस्तांतरण मूल्य एक प्रक्रिया या विभाग से दूसरे को या किसी समूह के एक सदस्य से दूसरे को स्थानांतरित वस्तुओं या सेवाओं से संबंधित मूल्य है। वस्तु या सेवाओं का जो मूल्य एक विभाग से दूसरे विभाग को देते समय, ट्रांसफर करते समय लिया जाता है वह हस्तांतरण मूल्य है।
लागत और लाभ किस सीमा तक वसूल किया जाता है, यह संस्था की नीति का विषय है। कहने का अर्थ यहाँ पर यही है कि ए विभाग बी को अगर कोई माल बेचता है तो कितनी लागत सारी लेनी है, कोई दूसरी लागतें लेनी है, या लागत में कितना लाभ लेना है, यह संस्था की नीति का विषय है, पॉलिसी मैटर है। संस्था जैसा डिसाइड करेगी तदनुसार ही हस्तांतरण मूल्य जो है वो लिया जाएगा। इसी हस्तांतरण मूल्य को परिभाषित करते समय चार्ल्स टी हॉर्नग्रेन ने कहा कि भाई हस्तांतरण मूल्य वह मूल्य है जो किसी संगठन के एक खंड, अब उसको एक खंड द्वारा, अब एक खंड को किसी भी नाम से कहें, चाहे उप इकाई कहें उसे, या विभाग कहें, या उसे प्रभाग कहें, तो एक खंड द्वारा हस्तांतरित किसी उत्पाद या सेवा के लिए उसी संगठन के किसी अन्य खंड से लिया जाता है। तो बात वही है, सार बात वही है कि किसी भी संस्था के एक विभाग या खंड से दूसरे विभाग या खंड को माल अंतरित करते समय या सेवा को अंतरित करते समय जो मूल्य अन्य खंड से लिया जाता है वह मूल्य ही हस्तांतरण मूल्य कहलाता है। अब बात करें थोड़ी सी आगे कि भाई हस्तांतरण मूल्य निर्धारण की विधियां, भाई कैसे, कौन कौन सी विधियों से यह हस्तांतरण मूल्य निर्धारित होता है। तो सामान्यतः कुछ विधियां लागत आधारित विधि है और कुछ बाजार मूल्य पर, एक बाजार मूल्य आधारित विधि अन्य विधियां हैं। तो पहले बात हम करते हैं लागत आधारित हस्तांतरण मूल्य। लागत मूल्य पर हस्तांतरण करने से हस्तांतरणकर्ता को सामान्य लाभ के अतिरिक्त कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वहीं दूसरी ओर लागत में लाभ सम्मिलित करके यदि वस्तु का हस्तांतरण करें तो क्रेता विभाग को उन लागतों का भी भार वहन करना होगा जो हस्तांतरणकर्ता विभाग की अकुशलता से उत्पन्न हुई हैं। फिर भी प्रश्न ये आता है कि भाई कौन सी लागत को हस्तांतरण मूल्य का निर्धारण करने के लिए आधार बनाया जाए। तो कुछ लागतें आपकी बताई हुई हैं, अपन उनकी चर्चा करते हैं। इससे पहले एक चीज और ब्रीफ में अपन समझ लें कि सामान्यतः लागत आधारित जो विधियां हैं उनका प्रयोग कम होता है, क्योंकि लागत आधारित विधि में जो लागत पे ही एक विभाग दूसरे विभाग को अंतरण करेगा तो उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसका प्रॉफिट परफॉर्मेंस है, उसके लाभार्जन की क्षमता है, लाभदायकता है, विभाग की लाभदायकता का अंदाजा नहीं लगेगा, क्योंकि लागत पर अंतरण करना है। और दूसरी बात है, ये लागत आधारित विधियां वहीं ज़्यादातर उपयोग में आती हैं जहां केंद्रीकृत रूप से, सेंट्रलाइज रूप से पूरी संस्था का एज ए होल, जहां लाभ निर्धारण करना, लाभ को अधिकतम करने का जहां उद्देश्य होता है, तो वहां इस तरह की विधियां काम में ली जाती हैं। फिर भी अपन बात करते हैं। तो पहली बात आती है लागत आधारित विधियों में वास्तविक उत्पादन लागत के आधार पर। इस विधि में प्रत्येक लाभ केंद्र के प्रदर्शन को मापना कठिन होता है। जैसा मैंने अभी कहा, इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब लाभ प्रदर्शन का उत्तरदायित्व केंद्रीकृत हो। कहने का मतलब है कि भाई लाभ की जो परफॉर्मेंस है, लाभ का मेजरमेंट तो पूरी संस्था के लिए एज ए होल किया जाता हो, डिपार्टमेंट वाइज नहीं किया जाएगा, तो ही वहां पर हम इस विधि का उपयोग करना चाहिए। दूसरी विधि है परिवर्तनशील लागत। इस विधि में परिवर्तनशील लागतों को हस्तांतरण मूल्य के लिए आधार माना जाता है। यह विधि माल खरीदने वाले के लिए उपयुक्त है, बेचने वाले के लिए नहीं है। इस विधि का प्रयोग तभी किया जाता है जबकि प्रत्येक विभाग अथवा खंड का लाभदायकता प्रदर्शन ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो, अपितु पूरी संस्था की संपूर्ण लाभदायकता ज्यादा महत्वपूर्ण हो। तो बात वही है कि व्यक्तिगत विभाग का लाभ का परफॉर्मेंस मेजरमेंट नहीं किया जाना, ज़्यादा इम्पोर्टेंस का नहीं हो, बल्कि संस्था के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हो, उसकी लाभदायकता ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, तो फिर वहाँ हम जो है इस परिवर्तनशील लागत के आधार पर हस्तांतरण मूल्य का निर्धारण करेंगे। तीसरा विधि है प्रमाप लागत विधि। इस विधि में सभी हस्तांतरण प्रमाप लागत के आधार पर मूल्यांकित किए जाते हैं। प्रमाप लागत से होने वाले विचरणों को सामान्यतः हस्तांतरणकर्ता विभाग द्वारा अवशोषित किया जाता है, यानी राइट ऑफ, एक तरीके से उनको विशेष
परिस्थिति में प्रमाप लागतों से जो विचरण है, अर्थात प्रमाप लागत और वास्तविक लागत का जो अंतर है, उसको उपयोगकर्ता इकाई को हस्तांतरित कर दिया जाता है। अतः विक्रेता या उपयोगकर्ता इकाई द्वारा माल का मूल्यांकन प्रमाप लागत पर किया जाता है। इस विधि में प्रत्येक इकाई की लाभदायकता का मापन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लागत पंतरण होता है। लाभदायकता का मापन केंद्रीकृत रूप में ही होता है। नेक्स्ट है विक्रय की लागत, कॉस्ट ऑफ सेल्स के आधार पर ट्रांसफर प्राइसिंग करना। इस विधि में उपयोगकर्ता इकाई से वास्तविक उत्पादन लागत के अतिरिक्त प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की वसूली भी की अनुमति भी होती है। आपूर्तिकर्ता विभाग का प्रबंधक बाहरी बिक्री पर लाभ के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन आपूर्तिकर्ता विभाग को संस्था की दूसरी इकाई को हस्तांतरण पर लाभ की अनुमति नहीं होती है। तो इस विधि में भी विभागीय लाभ प्रदर्शन संभव नहीं है, होगा ही नहीं लाभ, तो प्रदर्शन भी नहीं होगा। एंड देन फिर आता है विक्रय की लागत योग विधि, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस मेथड। इस विधि में यह मानते हैं कि आपूर्तिकर्ता विभाग कंपनी की अन्य इकाइयों के साथ साथ बाहरी पक्षों को भी बिक्री की जाती है आपूर्तिकर्ता विभाग के द्वारा। इस विधि में आपूर्तिकर्ता को संपूर्ण लागत के साथ साथ कुछ मार्कअप लाभ के रूप में वसूलने की अनुमति होती है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस है, तो प्लस का मतलब कुछ मार्कअप, कुछ प्रॉफिट। यह मार्कअप विनियोजित पूंजी पर या लागत के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में हो सकता है। फिर है आपका अवसर लागत आधारित हस्तांतरण मूल्य, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेस्ड। हॉर्नगेन के अनुसार निर्णय उद्देश्य से हस्तांतरण मूल्य सीमांत लागत एवं फर्म के लिए संसाधन प्रयोग न करने की जो अवसर लागत है उसके योग के बराबर होती है, यानी मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वह हस्तांतरण, उसके आधार पर हस्तांतरण मूल्य का निर्धारण किया जाता है। जब हस्तांतरणकर्ता विभाग द्वारा आंतरिक रूप से ऐसा माल अंतरित किया जाता है जिसका बाहरी बाजार भी हो, उसका अनुकूलतम हस्तांतरण मूल्य अवसर लागत पर आधारित होता है। यहाँ अवसर लागत को आपूर्ति विभाग द्वारा खुले बाजार में सामान बेचने की बजाय आंतरिक रूप से स्थानांतरित करने पर त्याग किए गए अधिकतम अंशदान के रूप में परिभाषित किया गया, यानी जो उसने सैक्रिफाइस किया है वही उसका जो है अंशदान जो है उसके रूप में यहाँ पर उसको परिभाषित किया है। वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी और इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को उसकी वेरिएबल कॉस्ट में जोड़ेंगे तो वही उसकी ट्रांसफर प्राइस होगी। अभी तक जिन हस्तांतरण मूल्य निर्धारण की विधियों की चर्चा की थी वो सभी लागत पर आधारित विधियां थी। अब हम कुछ अन्य विधियों की चर्चा करते हैं, जिसमें पहली आती है अंशदान मार्जिन आधारित हस्तांतरण मूल्य, कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। कभी कभी एक उत्पाद का बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं होता, कारण कुछ भी हो सकता है, या तो जिस लेवल का उत्पाद हमारे पास है वह बाजार में उस लेवल का बिकता नहीं है, उस फॉर्म में नहीं बिकता है, या कोई और कारण हो सकता है, जिस इलाके में हमें वहाँ वो नहीं हो कहीं अन्य। तो ऐसी स्थिति में एक कंपनी को हस्तांतरण मूल्य निर्धारण में आंतरिक सूचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। इस विधि में हस्तांतरण मूल्य अंशदान मार्जिन आधारित होता है। इस विधि के अंतर्गत एक कंपनी एक उत्पाद को बाहरी बाजार में विक्रय से अर्जित कुल अंशदान मार्जिन ज्ञात करके इसे प्रत्येक खंड या विभाग में कुल उत्पाद की लागत में संबंधित विभाग की लागत के अनुपात में बांट करके किया जाता है। यानी टोटल कंट्रीब्यूशन जो पूरी फर्म का है और जो फर्म की टोटल कॉस्ट है, उस कॉस्ट जो है उस टोटल कॉस्ट में उन दोनों विभागों का जो योगदान है, रेशो है, उस रेशो में
प्रत्येक विभाग की कॉस्ट का जो अनुपात है उस अनुपात में बांट करके अनुदान मार्जिन को बांट दिया जाता है और इस विधि से जो है हस्तांतरण मूल्य का निर्धारण किया जाता है। फिर बात करते हैं बाजार मूल्य आधारित हस्तांतरण मूल्य। लागत आधारित हस्तांतरण मूल्य निर्धारण विधियों में एक कंपनी के विभागों को कुशलता मापन हेतु पृथक से लाभ केंद्र नहीं माना जाता, क्योंकि हम बार बार हर विधि के अंतर्गत हमने कहा कि भाई प्रत्येक विभाग का लाभ प्रदर्शन का मापन नहीं किया जा सकता है, लाभ प्रदर्शन का केंद्रीकृत रूप से मापन किया जा सकता है। तो इसलिए लागत आधारित विधियों में कंपनी के विभागों को कुशलता मापन हेतु पृथक से लाभ केंद्र नहीं माना जाता है। यदि एक विभाग अपना सारा उत्पादन उसी संगठन के अन्य विभाग को विक्रय करे तो उसी प्रकार की वस्तु के प्रचलित मूल्य को आधार बनाया जा सकता है। यदि किसी विभाग द्वारा वस्तु का विक्रय खुले बाजार में भी किया जा रहा है तो फिर खुले बाजार के मूल्य को ही दूसरे विभाग से लिया जा सकता है। और लास्ट है आपसी समझौते से निर्धारित मूल्य। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है कि अनेक परिस्थितियों में बाहरी बाजार में कीमतों में काफ़ी उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में हस्तांतरण मूल्य दोनों विभागों की आपसी सहमति से तय किया जा सकता है। इस हेतु दोनों विभाग आपस में लागत व विक्रय संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, परंतु परस्पर तय किया गया मूल्य बाजार मूल्य से भिन्न हो सकता है। इस दृष्टि से अब आदर्श मूल्य कौन सा होगा, तो वह आदर्श मूल्य वह होता है जिस पर पूरे संगठन का लाभ अधिकतम होगा। तो खैर ये आपके समक्ष कुछ हस्तांतरण मूल्य निर्धारण की विधियों की हमने चर्चा की थी। अब हम बात करेंगे हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के उद्देश्य क्या हैं। क्यों ट्रांसफर प्राइसिंग जो है हस्तांतरण मूल्य का निर्धारण किया जाता है। तो हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के कुछ उद्देश्य। पहला है कि प्रत्येक लाभ केंद्र की लाभदायकता ज्ञात करना। प्रत्येक लाभ केंद्र की लाभदायकता का अलग अलग मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह ज्ञात हो सके कि प्रत्येक लाभ केंद्र प्रतिस्पर्धा का सामना करने में समर्थ है और वह अपना पोषण स्वयं कर सकता है। तो इसलिए हस्तांतरण मूल्य का निर्धारण करना का एक उद्देश्य यह होता है। दूसरा उद्देश्य है कि कंपनी के लाभ को अधिकतम करना। अल्पकाल में कंपनी के लाभों को अधिकतम करना हस्तांतरण मूल्य निर्धारण का उद्देश्य है और इस हेतु प्लांट की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाता है। थर्ड वन इज वित्तीय संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन करना। यह दीर्घकालीन उद्देश्य है। कंपनी के संसाधनों का आवंटन विभिन्न लाभ केंद्रों के सापेक्षिक निष्पादन के आधार पर किया जाता है, यानी उनकी रिलेटिव रूप से जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज का अलॉटमेंट किया था। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज अलॉटमेंट करने के लिहाज से भी हस्तांतरण मूल्य का निर्धारण जरूरी है। हस्तांतरण मूल्य का निर्धारण किया जाता है जिससे कि उनके जो है परफॉर्मेंस को मापा जा सके। नेक्स्ट है कार्य के लिए अभिप्रेरित करना। प्रत्येक लाभ केंद्र प्रतिस्पर्धा की भावना से अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए तथा व्यवसाय के कुल लाभ में अपना अंश अधिकतम करने हेतु अधिक से अधिक बिक्री करने के लिए भी अभिप्रेरित होता है। तो जब प्रॉपर तरीके से हस्तांतरण मूल्य का निर्धारण होगा तभी वह इस उद्देश्य की पूर्ति इस काम को कर पाएगा। नेक्स्ट है विभागीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। एक विभाग के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए इसके द्वारा अन्य विभाग को प्रदान किए गए लाभों की पूर्ति करके एवं इसके द्वारा प्राप्त लाभों के लिए इसे चार्ज करके जो है हम विभागीय प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकते हैं। और विभागीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए यह आवश्यक है कि हस्तांतरण मूल्य का निर्धारण
किया जाए, या मतलब एक तरह से इस उद्देश्य के लिए भी हस्तांतरण मूल्य का निर्धारण किया जाता है। एंड देन लास्ट है प्रबंधकों को अभिप्रेरित करना। संगठन के सर्वोत्तम हित में काम करने वाले प्रबंधकों को उनके विभाग की लाभप्रदता को अधिकतम करने के लिए अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से भी जो है हस्तांतरण मूल्य का निर्धारण किया जाता है, ताकि प्रबंधकों को अभिप्रेरणा मिल सके। तो मैं समझता हूँ कि आपको हस्तांतरण मूल्य क्या है, हस्तांतरण मूल्य निर्धारण क्या है, हस्तांतरण मूल्य निर्धारण की विधियाँ एवं हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के उद्देश्य जो है, जो आपके समक्ष चर्चा किया है, आप लोगों के समझ में आए होंगे। धन्यवाद।